नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा के साथ नई दिल्ली में भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक की सह-अध्यक्षता कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन आज शाम समाप्त हो जाएगा। 6 जिलों की 24 सीटों पर 18 सितंबर को मतदान। सर्वोच्च न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता को जमानत दी। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हमले की 4 अलग-अलग घटनाओं में 70 से अधिक लोग मारे गए और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। कप्तान हरमनप्रीत कौर और उप कप्तान स्मृति मंधाना 15 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगी। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा नई दिल्ली में 9वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक से पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें सकारात्मक चर्चा होने की आशा है। दोनों मंत्री भारत की अध्यक्षता में पिछले वर्ष के शिखर सम्मेलन से G20 की मुख्य उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में ब्राजील G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष 18 और 19 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन रियो द जेनेरो में आयोजित किया जाएगा। भारत और ब्राजील साझा मूल्यों में बहुआयामी संबंधों को साझा करते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री वियरा की यात्रा 2006 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त बनाने का एक अवसर है। श्री वियरा की यात्रा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और विभिन्न क्षेत्रों में बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग की नई संभावनाएं तलाशने का भी अवसर प्रदान करती है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन आज संपन्न हो जाएगा। प्रदेश में पहले चरण में 6 जिलों की 24 सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी, जबकि 30 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य में शेष 2 चरण का मतदान 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा। परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस बात की पुष्टि की है कि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। श्री सोरेन ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि पहले वे राजनीति से संन्यास लेने की सोच रहे थे, लेकिन जन समर्थन ने उन्हें राजनीति में सक्रिय रहने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने घोषणा की कि वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनेंगे। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का माननीय प्रधानमंत्री उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। भारतीय जनता पार्टी 2 सितंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी। नई दिल्ली में आज मीडिया को जानकारी देते हुए भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि मौजूदा सभी सदस्यों को अपनी सदस्यता नवीनीकृत कराने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अपनी सदस्यता प्राप्त करेंगे। इसके बाद पूरे देश में सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। श्री तावड़े ने बताया कि भाजपा के संविधान के अनुसार सदस्यता अभियान प्रत्येक 5 से 6 वर्ष में नए सिरे से सदस्यता अभियान चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस सदस्यता अभियान का पहला चरण 25 सितंबर को संपन्न होगा। 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर भाजपा के संविधान के अनुसार सक्रिय सदस्यता की जाएगी। उस सक्रिय सदस्यता के आधार पर ही संविधान के अनुसार मंडल अध्यक्ष का चयन होता है, फिर जिला, फिर प्रदेश और फिर केंद्र। तो ये प्रक्रिया उसके बाद भी शुरू हो जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब, हम अपने बच्चे को दस्त से कैसे बचाएं? रक्षा, रोकथाम और उपचार के साथ बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। खाना पकाने से पहले और शौचालय या मल साफ करने के बाद हाथ साबुन से धोएं। और दस्त हो जाने पर
हर दस्त के बाद बच्चे को ORS का घोल पिलाएं और 14 दिन तक जिंक की गोली दें। समझ गई डॉक्टर साहब। क्या? रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धनशोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति BR गवई और KV विश्वनाथन ने कहा कि सुश्री कविता करीब 5 महीने से हिरासत में है और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ जांच का काम पूरा हो गया है। शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत नामंजूर करने के 1 जुलाई के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च को सुश्री कविता को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था और तब से वे तिहाड़ जेल में थीं। बाद में 11 अप्रैल को कारागार से उन्हें CBI ने गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच सुश्री कविता ने उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और उनके कामकाज की स्थितियों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की ओर से गठित राष्ट्रीय कार्यबल की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है। कैबिनेट सचिव बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सर्जन वाइस एडमिरल R सरीन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास और एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग की पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव इस कार्यबल के सदस्यों में शामिल हैं। कोलकाता में छात्र संगठनों की नबन्ना अभियान रैली के दौरान हावड़ा ब्रिज, फोरशोर रोड और सांतरागाछी क्षेत्रों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें होने की खबर है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज और पानी की बौछारें तथा आंसू गैस के गोले छोड़े। इससे पहले पुलिस से रैली की मंजूरी न मिलने के बावजूद छात्र संगठन पश्चिम बंग छात्र समाज और संग्रामी जोथा मंच ने रैली का आयोजन करने की घोषणा की। प्रदर्शनकारी छात्र आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने BNSS की धारा 163 के अंतर्गत नबन्ना के निकट पहले ही निषेधाज्ञा लागू कर दी है। कोलकाता पुलिस ने शहर की सड़कों पर 6000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। कई शैक्षणिक संस्थानों ने आज अवकाश की घोषणा की है। राज्यपाल CV आनंद बोस ने राज्य सरकार से कहा है कि वे रैली को दबाने के लिए बल प्रयोग न करें। विदेश मंत्रालय खाड़ी के संयुक्त सचिव असीम महाजन ने आज कहा कि भारत खाड़ी देशों की आर्थिक विविधता योजना के लिए एक मुख्य साझेदार है। नई दिल्ली में भारत मेना व्यावसायिक संवाद को संबोधित करते हुए श्री महाजन ने कहा कि खाड़ी के देशों और भारत के बीच के व्यापारिक संबंध क्रेता और विक्रेता से बढ़कर कहीं अधिक व्यापक हैं। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में पश्चिम एशिया को भारत से होने वाले निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि देश अब सॉवरन वेल्थ फंड से निवेश अवसर तलाश रहा है। गुजरात के कई हिस्सों में लगातार तीसरे दिन भी तेज बारिश जारी है, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य में 75 से अधिक बांध लबालब भरे हैं, जबकि 45 से अधिक को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने आज गुजरात के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट। राज्य के मध्य पूर्वी जिलों तथा सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश दर्ज हुई है। जलभराव के कारण सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी जितेंद्र जैन ने जानकारी दी है कि गुजरात में भारी बारिश के चलते कई ट्रेनें रद्द की गई है। पूरे गुजरात में भारी बारिश के कारण वेस्टर्न रेलवे की जो गाड़ियां हैं वो प्रभावित हुई हैं। कल से आज करीब 30 गाड़ियां हैं जिसको रद्द किया गया है और करीब 13 गाड़ियां हैं जिनको टर्मिनेट कर दिया गया। साथ में 36 गाड़ियां हैं जिनको डाइवर्ट रूट से हम लोगों ने उनके गंतव्य की ओर भेजा है। सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा राहत और बचाव अभियान जारी है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा और अन्य नदियों में जलस्तर बढ़ने से भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, पटना और मुंगेर जिलों के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत शिविर बनाए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। विभाग ने कल तक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और बिहार में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। 30 अगस्त तक गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र के तटों और पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्वी मध्य अरब सागर में समुद्र की स्थिति खराब होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मछुआरों को इस दौरान समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर में कल दोपहर बादल फटने के बाद आज 12 वर्षीय लड़के सहित 2 शव बरामद किए गए। 5 अन्य लापता लोगों की तलाश के लिए रामबन जिले में बचाव अभियान जारी है। बाढ़ में 3 अलग अलग परिवारों के 7 लोगों के लापता होने की खबर है। लगातार वर्षा के कारण नदी नाले उफान पर है और बचाव अभियान में बाधा आ रही है। प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्देशक मोहन का आज सुबह कोच्चि के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। मानवीय संबंधों के चित्रण और भावनाओं की जटिलताओं की खोज के लिए प्रसिद्ध मोहन ने अपने चरित्रों के माध्यम से आम लोगों के तीव्र आंतरिक संघर्षों को दर्शाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुए हमलों में 70 से अधिक लोग मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार लासबेला जिले में एक राजमार्ग पर वाहनों को निशाना बनाकर किए गए हमले में 14 सैनिक और पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई है और 21 आतंकवादी भी मारे गए हैं। एक अलग घटना में मुसाखेल जिले में हथियारबंद लोगों ने अंतर प्रांतीय राजमार्ग को अवरुद्ध करके 23 लोगों की हत्या कर दी। मृतकों की पहचान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के निवासियों के रूप में की गई है। कलात में एक पुलिस चौकी और एक राजमार्ग पर हमले में 5 पुलिसकर्मियों सहित 10 लोग मारे गए। बलूचिस्तान प्रांत वर्षों से अशांत है। पिछले कुछ हफ्तों में इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में ढाका की एक अदालत ने ढाका के केंद्रीय सचिवालय के सामने अंसार कर्मियों और छात्रों के बीच रविवार रात हुई झड़पों से संबंधित 4 मामलों में कल 388 अंसार कर्मियों को जेल भेज दिया। इन लोगों ने सचिवालय की घेराबंदी करते हुए वहां तोड़फोड़ की थी और छात्रों पर हमला किया था। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि पड़ोसी देशों के साथ कभी कोई समस्या नहीं हो सकती, बशर्ते न्यायोचित राष्ट्रीय हितों के साथ अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करते हुए साक्ष्यों के आधार पर समाधान किए जाएं। उन्होंने ये बात काठमांडू में नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कमल थापा की पुस्तक का विमोचन करते हुए की। 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह कल दुबई में आयोजित किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत 1997 में मदर टेरेसा के निधन के बाद की गई थी। ये पुरस्कार भारत में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, खेल, सामाजिक कार्य, औषधि और राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। इस समारोह में कला के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इरका बोचेंको ने किया, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में MP रोजारियो को सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्य का पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात के सुरेंद्र सिंह खंडारी और मुरली पंजाबी को दिया गया। समारोह में युवा संगीतकार और बाल विलक्षणता के रूप में युवा प्रतिभा अहमद अल हाशिमी को भी सम्मानित किया गया। स्टार बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय दल की कप्तान होंगी। टीम की उपकप्तानी स्मृति मंधाना करेंगी। क्रिकेट टूर्नामेंट दुबई और शारजाह में 3 से 20 अक्टूबर तक खेला जाएगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ ग्रुप ए में है। भारतीय पैरा एथलीटों का 84 सदस्यीय दल कल से पेरिस में शुरू हो रहे पैरालंपिक खेलों में भागीदारी करने के लिए तैयार है। पैरालंपिक खेलों में भारत का ये अब तक का सबसे बड़ा दल है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में बरदुबई स्थित श्रीकृष्ण मंदिर में कल सांस्कृतिक सद्भाव का अनूठा दृश्य देखने को मिला, जब हजारों श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा के साथ नई दिल्ली में भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक की सह-अध्यक्षता कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन आज शाम समाप्त हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाला मामले में BRS नेता के कविता को जमानत दी। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हमले की 4 अलग अलग घटनाओं में 70 से अधिक लोग मारे गए।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।